आप लोग पानी के बारे में कितना जानते हैं कि पानी जल है, पानी जीवन है, पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। पर क्या हो अगर यही पानी आपकी जान का दुश्मन बन जाए। मैंने कुछ बुजुर्ग लोगों को ये कहते हुए सुना है कि भूत प्रेत आत्माओं को पानी में रहना पसंद होता है, उसके पीछे जो भी कारण है। आज का विषय इसी से जुड़ा हुआ है, जिसे कई जगहों पर पंडुबा नाम से जाना जाता है। खासकर मैंने बिहार के अर्बन लेजेंड पंडुबा के बारे में सुना है और आज मैं इसी विषय से जुड़ी कुछ कहानियां आपको सुनाने जा रहा हूं। मैंने पंडुबा से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में खोजबीन की तो मुझे पंडुबा के पीछे कई सारी कहानियां मिली, जो कि धीरे धीरे वक्त के साथ इस नाम से जुड़ती चली आई है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही पुरानी कहानी है, जो कि आज भी हमें अक्सर अपने बड़े बुजुर्ग लोगों से सुनने को मिलती है। तो आइए आज की कहानी को सुनते हैं। कहते हैं कि काफी साल पहले एक किसान था जो कि गरीबी और अपने हालात से बहुत परेशान था। एक दिन दुर्भाग्यवश उसकी नदी के पानी में डूबकर मौत हो गई। अब इस बात का किसी को पता नहीं चला कि असल में वो एक दुर्घटना थी या उसी ने आत्महत्या की थी। लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसे रात में अक्सर एक चट्टान के किनारे बैठा हुआ और अपने घर को देखते हुए देखा गया था। और कोई अगर गलती से या फिर हिम्मत कर नदी के पानी के पास चला गया तो वो उसे पहले तो पूछता था, क्या आपके पास तंबाकू है? क्या आप मुझे कुछ तंबाकू दे सकते हैं? और ये तब तक पूछता रहेगा जब तक आप उसे कुछ दे नहीं देते, और तभी वो आपको उथले पानी में खींच लेगा और खींचते हुए पानी के नीचे ले जाएगा। इसलिए पुराने लोग हमें अक्सर यही सलाह देते थे कि अगर कोई अनजान इंसान या कुछ भी किसी तंबाकू या बीड़ी जैसी चीज को मांगता हुआ नदी या तालाब के पास मिल जाए तो उसे अनदेखा कर वहां से निकल जाना ही समझदारी है। अब इससे जुड़ी मेरे पास कुछ कहानियां हैं। उनमें से मैं आपको पहली कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी मध्य प्रदेश की है। कहानी में मध्य प्रदेश के गांव का नाम तो नहीं था, लेकिन कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर की श्यामा नदी से जुड़ी हुई है। उसी नदी के पास एक गांव में हरिदास नाम का एक आदमी रहा करता था। तब गांव में इतना विकास नहीं हुआ था। लोगों को पानी के लिए नदी और कुओं तक जाना पड़ता था। गर्मी का मौसम था और हरिदास दिन भर काम कर रात के वक्त थका हारा घर वापस आया था। मतलब ज्यादा गहरी रात तो नहीं थी, लेकिन सूरज डूबे बस कुछ ही वक्त हुआ था। उसकी पत्नी गौरी की तबीयत उस दिन खराब थी और इसलिए वो बिस्तर में सोई पड़ी थी। हरिदास को दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम पूजा था और छोटी बेटी का नाम रश्मि था। एक 14 साल की थी तो दूसरी 12 साल की। जब हरिदास काम से घर वापस आया तो उसने देखा कि दोनों बेटियां घर के बाहर खेल रही थीं। घर में गया तो देखा कि घर में खाने पीने का कोई इंतजाम तक नहीं था। वैसे वो अच्छे स्वभाव का था, पर वो अपनी बेटियों पर चिल्ला उठा क्योंकि खाना तैयार ना होने की बात नहीं थी, पर घर में माँ बीमार थी और पीने तक का पानी नहीं था। तब उसकी पत्नी गौरी ने उसे समझाया और बताया कि बेटियों ने नदी पर पानी लाने जाने के लिए पूछा था, पर मैंने ही उन्हें जाने नहीं दिया। आए दिन वहाँ के हादसों की खबरें कानों पर पड़ रही हैं और मुझे उन्हें अकेले भेजने में डर लग रहा था। तो फिर हरिदास ने भी सोचा कि गौरी ने जो किया वो सही किया है, और फिर उसने अपनी छोटी बेटी रश्मि से कहा कि तू मेरे साथ चल, हम नदी से पानी लेकर आएंगे। और बड़ी बेटी को तब तक घर में जो थोड़ा बहुत पानी बचा था उससे खाने की तैयारी शुरू करने के लिए कहा। फिर हरिदास अपनी बेटी रश्मि को साथ लेकर और कुछ बर्तन लेकर नदी की तरफ चला गया। कुछ देर बाद जब वो नदी के पास पहुंचे तो देखा कि वहां ज्यादा अंधेरा नहीं था। एक हल्का सफेद प्रकाश था जो कि चांद की रोशनी पानी की सतह से परावर्तित होकर वहां फैला हुआ था। हरिदास ने अपनी बेटी को नदी के पानी से थोड़ा दूर खड़े रहने को कहा और वो खुद बर्तन लेकर पानी भरने के लिए नदी के पास चला गया। उसने जैसे ही पानी में कदम रखा, ठंडे पानी के स्पर्श से उसके शरीर में एक लहर सी दौड़ गई। आगे बढ़ने के बाद जब पानी उसके घुटनों तक आया तब उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे कुछ है। कुछ अजीब सा लगा, जैसे उसने किसी नरम चीज पर पैर रख दिया है, पर फिर भी वो बिना कोई हलचल किए बस हिम्मत से भरक खड़ा रहा। उसने बर्तन को धीरे से पानी में डुबोया और बिना कोई आवाज किए उसमें पानी भरने लगा। पर फिर कुछ ही देर में उसे समझ आ गया कि उसके पैरों के नीचे जो कुछ है वो कोई जानवर नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई जानवर होता तो अब तक पैरों के दबाए जाने से भाग चुका होता। पर उसके पैरों के नीचे जो कुछ था वो धीरे धीरे फिसल रहा था, धीरे धीरे सरक रहा था। हरिदास उस चीज की बारीक से बारीक हलचल को भी महसूस कर पा रहा था। वो एहसास ऐसा था जैसे पानी में पैरों के नीचे से रेत फिसलती है, लेकिन ये एहसास उससे भी अलग और अजीब था। बर्तन में पानी भरते भरते वो एकदम से रुक गया और तभी बेटी रश्मि उसकी ओर आगे बढ़ी तो हरिदास ने उसे अपने दूसरे हाथ से पीछे रोकने का इशारा किया और एक धीमी आवाज में उसे कहा, पीछे जा, पानी के अंदर बात है। उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रहा है जबकि बर्तन में पानी भरा भी नहीं था। जब रश्मि अपनी जगह से नहीं हिली तो हरिदास ने फिर थोड़ा गुस्से में कहा, मैंने कहा ना तुझे पीछे जा।
रश्मि चुपचाप पीछे हट गई। हरिदास ने धीरे से बर्तन को पानी के बाहर निकाला। अब वो अपने पैरों तले जो हलचल महसूस कर रहा था वो और भी बढ़ गई थी। हरिदास ने फिर उसे शांत रहने का और वहां से दूर जाने का इशारा किया। अब वो इतना तो समझ गई थी कि उसके पिताजी के साथ कुछ अजीब हो रहा है। हरिदास खड़े खड़े बस सोच रहा था कि आगे क्या करूं, क्योंकि उसके दोनों पैर अभी पानी में थे और पानी एकदम शांत था। शांत पानी अक्सर किसी दांव लगाए बैठे शिकारी की तरह होता है। उसने बचपन से लेके आज तक पनडुब्बा के बारे में बस किस्से सुने थे, पर वो आज पहली बार उससे जुड़ा कुछ अजीब महसूस कर रहा था। तभी उसकी बेटी ने कहा, बाबा आपके पीछे कुछ है। वो सुनते ही एक अजीब डर की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसका शरीर कांपने लगा, हाथ पैर धड़कने लगे और दिमाग सुनसा हो गया। उसने आज तक पनडुब्बा के बारे में जितने किस्से कहानियां सुने थे, उसमें पनडुब्बा से बचने का कोई उपाय उसे याद नहीं आ रहा था। फिर हरिदास को भी महसूस हुआ कि उसके पीछे कुछ है, कुछ भारी भरकम सा, उसके जितना ही बड़ा, और उस एहसास ने उसे अंदर से और भी डरा दिया। वो एकदम सीधा खड़ा रहा। फिर हरिदास ने अपने पीछे से एक आवाज सुनी, क्या तुम्हारे पास? हरिदास के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, इसलिए बिना कुछ सोचे डर के मारे उसने बस छलांग लगाने की एक नाकाम कोशिश की और वो आगे की ओर गिर पड़ा। पर शायद हाथ की पकड़ से उसकी छलांग ज्यादा दूर नहीं गई। वो वहीं से थोड़ा दूर नीचे गिर पड़ा और फिर रेंगते हुए आगे जाने की कोशिश करने लगा। वो जद्दोजहद करने लगा था और अपनी बेटी पर चिल्ला रहा था कि भाग जा। उसकी जद्दोजहद देख उसकी बेटी रश्मि भी बहुत घबरा गई थी। हरिदास अभी भी पानी में ही था। हाथ की पकड़ और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो बहुत जद्दोजहद कर रहा था और तब उसकी बेटी हिम्मत कर दौड़कर पानी में चली गई। हरिदास उसे पीछे धकेल रहा था तो वो हरिदास को पकड़कर मदद के लिए चीखते पुकारते हुए उसे पानी से बाहर खींचने लगी। उन दोनों की जद्दोजहद में वो कब पानी के बाहर आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। काफी देर तक हरिदास बस रेंगते हुए किसी बच्चे की तरह जमीन पर भागता चला गया। उसकी बेटी भी उसके साथ साथ भाग रही थी। फिर उसने अपने पिताजी को सहारा देकर उठाया और पीछे देखा तो वो नदी के पानी से काफी दूर चले गए थे। पर जब उन्होंने नदी की तरफ देखा तो उन्हें वहां पानी में डूबता हुआ एक चेहरा नजर आया। उसका आधा चेहरा अभी पानी के ऊपर था और उसकी आंखें उन्हें ही देख रही थीं। शायद वो कह रहा था कि तुम्हारा नसीब अच्छा था जो तुम बच गए। पर हरिदास अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। तब उसकी बेटी ने उसे बताया कि जब वो नीचे गिर पड़े थे तब उसने उनके पीछे जो कुछ था उसका चेहरा देख लिया था। उसका चेहरा बहुत सफेद था, मतलब पूरे शरीर पर एक तरह की सफेदी चढ़ी हुई थी, जैसे उसमें हड्डियां ना हो, बस उसका मांस फूला हुआ हो, और वो देखने में भी किसी पानी के जानवर जैसा अजीब लग रहा था। हरिदास ने तब ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्हें थोड़ा बहुत पानी मिला जरूर, पर वहां वो पनडुब्बा का शव दिखाई देने के कारण उन्होंने उसे इस्तेमाल नहीं किया और घर जाते वक्त किसी पेड़ के पास उसे फेंक दिया। घर जाने पर उसने अपनी पत्नी को पूरी घटना सुनाई। इसके बाद उसने और कभी उस नदी के पास जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं पनडुब्बा का शरीर पानी के अंदर रेत में दबा रहता है और अगर शिकार उसके हाथ लग जाए तो फिर वो उसे गहराई तक ले जाता है, नदी के तल तक, और फिर वो आपके अंदर रेत भर देता है, मतलब आपकी आंखों में, नाक में, कानों में और मुंह में भी। और उस बीच जद्दोजहद में आपके फेफड़ों और पेट में रेत चली जाएगी, पूरा शरीर भारी होता जाएगा और ऐसा कर वो सुनिश्चित करेगा कि आप तैरकर वापस ऊपर ना आ सके, बल्कि इसी जद्दोजहद में लोगों की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी। ये पनडुब्बा एक किंवदंती है, एक अर्बन लेजेंड है, जो कि मुझे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने कमेंट किया था, इसलिए मुझे पता चला था। लेकिन बात यह भी है कि सभी पुराने प्रेत की कहानियां अब सिर्फ यादें बनकर रह गई हैं, क्योंकि अब वो लोग नहीं रहे हैं जो हमें ऐसी किस्से कहानियां सुनाते थे। भले ही वो हमें किसी जगह से दूर रहने के लिए या फिर जानबूझकर कोई डरावनी या भूत की कहानी सुनाते थे, पर उनकी कहानी सुनाने का जो अंदाज था वो इतना अच्छा था कि हम आसानी से उनमें यकीन कर लेते थे, उनमें विश्वास रखते थे, और हम इतना डर जाते थे कि उस जगह पर जाना ही छोड़ देते थे। तो ये अगली कहानी भी ऐसी ही घटना के बारे में है, जो कि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। लेकिन महाराष्ट्र में इसे पनडुब्बा नहीं कहते, यहाँ इसे पानी का भूत या दूसरे किसी नाम से संबोधित किया जाता है। तो आइए अब दूसरी कहानी सुनते हैं। मेरे पिताजी के एक दोस्त हैं जिन्हें हम नाना कहकर बुलाते थे। वो उन दिनों पिताजी के साथ काम किया करते थे और कभी कभी वो पिताजी के साथ हमारे घर आया करते थे। उस वक्त मैं 12-13 साल का था और मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ गांव की नदी में अकेले या फिर घर में बिना बताए तैरने जाया करता था। माँ को हमेशा इस बात से शिकायत रहती थी, क्योंकि उसे खुद गहरे पानी से बहुत डर लगता था, नदी की गहराई से डर लगता था। वो खुद एक बार नदी के पास कपड़े धोने चली गई थी और उस दौरान वो डूबते डूबते बच गई थी। तब से फिर वो कभी नदी के पास तक नहीं गई। उसका मानना था कि गहरे पानी में हमेशा कुछ अनजान रहस्यमयी चीजें होती हैं जो कि इंसान को पानी में खींच लेती हैं और उन्हें डुबोकर मार देती हैं, और इसलिए वो हमेशा मुझे टोकती थी। वही कहानी मैं आपको उनके नजरिए से सुनाता हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं 4th कक्षा में पढ़ रहा था। मुझे बचपन से ही सब नाना कहकर बुलाते थे।
मतलब मेरे जन्म के कुछ महीनों पहले ही मेरे नाना जी का देहांत हो गया था और इसी कारण सबको यही लगता था कि नाना जी फिर से लौट कर आए हैं और इसलिए वो मुझे सब नाना कहकर पुकारते थे। मेरा स्कूल गांव से काफी दूर था और तब कोई गाड़ी या कोई वाहन नहीं होता था। मुझे रोज स्कूल चलकर आना जाना पड़ता था। स्कूल गांव से करीब 6 मील दूर था, तो मैं रोज सुबह 8 बजे स्कूल के लिए घर से निकल पड़ता था। कभी कभी हमें कोई बैलगाड़ी या साइकिल मिल जाती थी, वरना ज्यादा दिन हम चलकर ही स्कूल चले जाते थे। मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ने वाले और 3 दोस्त थे, तो जाहिर था कि हम बच्चे मस्ती करते हुए और खेलते हुए स्कूल जाया करते थे। एक दिन की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ हमेशा की तरह स्कूल जा रहा था। रास्ते में हमें एक बैलगाड़ी मिल गई, तो इसलिए हम बैलगाड़ी में चढ़ गए और उससे हमने स्कूल का थोड़ा अंतर पार कर लिया। उस रोज थोड़ा जल्दी जाने के कारण हम रास्ते से मस्ती करते हुए जा रहे थे। कहीं किसी पेड़ से आम तोड़ रहे थे तो कहीं इमली तोड़ते हुए बैठ जाते थे। खेलते हंसते हुए हम जा रहे थे और वहीं एक पगडंडी के रास्ते से जाते हुए हमें पास के गांव से गुजरती हुई एक नदी दिखाई दी। स्कूल जाने में भी काफी वक्त था, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ देर नदी के पानी में डुबकी लगाया जाए, और ऐसा सोचकर हम 3 दोस्त बस्ता वहीं किनारे पर रखकर पानी में उतर गए। हमारे साथ एक और दोस्त था जिसे बिल्कुल भी तैरना नहीं आता था। उसे हमने कपड़े और बस्ते की रखवाली करने के लिए कहा, लेकिन इसी बीच उसका पैर फिसल गया और टहनी से मतलब ऊपर से सीधे वो पानी में जा गिरा। पानी में गिरते ही एक बड़ी ऊंची आवाज हुई। हम बच्चे कुछ कर पाते उससे पहले वो नीचे चला गया था, इतना नीचे कि दिखाई देना तक बंद हो गया था। अब ऐसा नहीं था कि हम में से किसी ने पानी में गोता लगाकर नहीं देखा, लेकिन वो नदी हमारी सोच से भी ज्यादा गहरी थी। कुछ सेकंड तक हमने उसका इंतजार किया पर उसका कोई पता नहीं चला। अब हम और भी डर गए थे। हम तेजी से पानी के बाहर आ गए और मदद के लिए इधर उधर भागने लगे, लोगों को ढूंढने लगे। इस बीच किसी ने हमारे गांव में भी खबर कर दी थी और हमारे गांव के लोग भी साइकिल और बैलगाड़ी से नदी के तट पर आ पहुंचे थे, और तब तक काफी देर हो चुकी थी और हर कोई जानता था कि अब तक वो मर चुका होगा। हम तीनों बहुत डरे हुए थे, पर हम में से किसी की कोई गलती नहीं थी। वहां मौजूद कुछ लोग पानी में कूदकर काफी देर तक उसे तलाशते रहे। बाद में उन्होंने पानी में जो कुछ देखा उससे वो खुद भौचक्के थे। जब हमारे दोस्त की लाश को नदी के तल से बाहर निकाला गया, तब उन लोगों ने बताया कि ये लड़का नदी के बिल्कुल नीचे एक चट्टान पर बैठी हुई हालत में था। उन्होंने कहा कि वो बहुत अजीब था, आज तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। लगा जैसे ये लड़का शांति से नीचे चट्टान पर बैठकर वहीं अपने मरने का इंतजार कर रहा था। गांव के सभी लोग हमारे दोस्त की मौत से दुखी थे। उसी दिन उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसकी मौत से गांव में मातम छा गया था। हर तरफ एक तरह का सन्नाटा फैल गया था। उसके बाद भी काफी दिनों तक उसकी मौत की गांव में चर्चा होती रही, यहां तक कि हम भी उसकी लाश को देखकर डर गए थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और उसका मुंह खुला हुआ था, और उस दिन के बाद से हमने भी नदी के पास जाना छोड़ दिया था। इसके बाद धीरे धीरे आसपास के इलाके में अजीबोगरीब अफवाहें फैलती चली गईं। आधी रात को जब गांव के लोग नदी के करीब से गुजरते थे, तब उन्हें अस्पष्ट सी चीखें सुनाई देती थीं। कभी कोई आकार पानी की सतह पर दिखाई पड़ता था। पहले तो कुछ लोगों ने इसे समझाने की कोशिश की कि ये कोई चीखें नहीं है, ये बस ऊंचे पेड़ों के बीच से बहने वाली हवा के कारण आती हुई एक विचित्र आवाज है, और फिर भी लोगों को वहां से आती हुई चीखें सुनाई देती थीं। कुछ लोगों ने यह तक कहा कि जब वो नदी के पास से गुजरते हैं, तब उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज उनकी ओर बढ़ रही हो और उनके पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। कई ग्रामीणों को यह भी मानना था कि उस डूबे हुए लड़के का भूत नदी के गहरे पानी में नीचे छुपा हुआ है। उनका कहना था कि रात में वो पानी की सतह पर आता है, ठंडा, गीला और कांपता हुआ। उसके बर्फीले ठंडे हाथ वहां से गुजरते लोगों को पकड़ने की और उन्हें अपनी तरफ पानी वाली कब्र में खींचने की कोशिश करते हैं। अफवाहों के अनुसार वो दुर्घटनावश उस दुनिया में फंस गया था, और कुछ लोगों का यह भी मानना था कि जब तक कोई दूसरा नदी के तल पर उसकी जगह नहीं ले लेता, तब तक उसकी आत्मा वहीं भटकती रहेगी और वो हमेशा किसी को ढूंढता रहेगा। ऐसी ही सब बातों को सुनकर गांव के बच्चों ने नदी के पास तक जाना छोड़ दिया था। ऐसी ही एक रोज एक लड़का अपने पिता के साथ नदी के रास्ते से हमारे गांव आ रहा था। असल में वो किसी के मेहमान थे जो हमारे गांव आ रहे थे। जब वो उस पुल पर चढ़ रहे थे, तभी अचानक उस लड़के का पैर फिसला और वो नीचे गिर पड़ा। उस लड़के ने जमीन पर पंजे मारे, जमीन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
इससे पहले कि उसके पिता को उसे पकड़ने का मौका मिलता, लड़के को पानी की गहराई में खींच लिया गया था। हताश पिता ने नदी में कूदकर उसे बचाने की कोशिश की, पर वो भी कुछ नहीं कर पाए। कुछ ही पल में वो लड़का पानी में गायब हो गया। पिता बेबस होकर नदी के पानी से बाहर आ गए और हमारी तरह ही लोगों को मदद के लिए पुकारने लगे। उनका नसीब अच्छा था कि कुछ लोग वहां पास के खेतों में काम कर रहे थे। उस आदमी की चीख पुकार सुनकर वो दौड़ते हुए नदी के पास चले गए और कुछ ही मिनट में उन लोगों में भी नदी की गहराई में गोता लगाया। उन्हें जैसे पता था कि उस लड़के को कहाँ ढूंढना है, और इसलिए बिना वक्त गंवाए अंततः लोगों ने जल्द ही उस युवा लड़के को ढूंढ निकाला। वो नदी के तल पर एक चट्टान पर बैठा हुआ था। उसकी भुजाएं उसके बगल में थीं, आंखें चौड़ी थीं और मुंह खुला हुआ था, और धीरे धीरे बहते पानी की धारा में उसका शरीर आगे पीछे डोल रहा था। लोगों ने जैसे ही उस लड़के को पानी से बाहर निकाला, उसके पिता ने उसे गले लगा लिया और फिर वो अपने बेटे के मुर्दा शरीर को पीछे खींचते हुए नदी के किनारे की ओर चले गए। सौभाग्य से पिता को प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान था और इसलिए किनारे पर जाकर वो अपने बेटे को मुंह से सांस भरने लगे। उसकी छाती को जोर जोर से दबाकर फेफड़ों से पानी बाहर निकालने लगे। उस आदमी ने वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था, और आखिरकार जब वो हार मानने वाले थे, उन्होंने देखा कि उनके बेटे की छाती ऊपर नीचे होने लगी थी, और फिर उस लड़के ने एक झटके में अपने फेफड़ों से सारा पानी खांस दिया। लड़का कुछ ही मिनट में जीवित हो उठा। इतने वक्त में करीब करीब पूरा गांव वहां जमा हो गया था। उस लड़के के डूबने की खबर सुनकर आसपास के गांव के लोग दौड़ दौड़ कर वहां आ रहे थे, और उस घटना ने हमारे दोस्त के डूबने की याद को ताज़ा कर दिया था। इसके बाद गांव के सभी बड़े बुजुर्ग लोगों ने अपने बच्चों को नदी से दूर रहने की चेतावनियां दी। पानी को शांत करने के लिए एक पुजारी को नियुक्त किया गया और उस जगह की नियमित पूजा की जाने लगी। स्थानीय लोगों को लगा कि इससे उस पानी से जुड़े भूत प्रेत का अंत हो जाएगा। हालांकि उसके बाद भी विशेष रूप से अंधेरी रातों में जब शाम का आसमान स्याही की तरह काला हो जाता था, तो नदी के सबसे करीब रहने वाले लोगों ने दावा किया कि उन्हें आज भी लड़के की भयानक चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर किसी ने नदी के करीब जाने की हिम्मत नहीं की, और हमारे गांव का हर बच्चा उस डूबे हुए लड़के की कहानी जानता है। कोई नहीं जानता कि कब उस पानी का भूत एक बार फिर से सक्रिय हो जाएगा और फिर किसी दूसरे युवा लड़के की जान लेने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मेरी तुम्हें यही सलाह है कि तुम भी अपने माता पिता को बिना बताए कभी भी नदी या तालाब के पास मत जाया करो। जब भी जाना हो तो किसी बड़े इंसान को साथ लेकर जाओ। तो ये थी वो कहानी और वो सलाह जो नाना ने हमें दी थी। नाना की कहानी सुनकर मैं सच में बहुत डर गया था। कभी गलती से भी मैं किसी नदी के पास चला जाता तो भी मुझे नाना की सुनाई कहानी याद आ जाती थी। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है। और फिर कभी अकेले पानी में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। उस कहानी को सुनने के बाद माँ की तकलीफ अपने आप ही दूर हो गई थी, क्योंकि फिर मैं कभी भी अकेले नदी के पास नहीं गया। बिना बताए तो छोड़ो, मुझे बताकर जाने में भी डर लगने लगा था।